सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज तारीख है 2 अगस्त और कौन सा डे है? संडे, रविवार, इतवार। और हमने संडे को वीकली करंट अफेयर्स के लिए रिजर्व कर दिया। तो पूरे वीक, पूरे सप्ताह जो हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं, बहुत सारे करंट अफेयर्स हो गए, और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, वो आज के सेशन में हम रिवाइज करेंगे ताकि पूरा सप्ताह हमारा एक साथ रिवाइज हो जाए। और वैसे संडे को कोई खास क्वेश्चन बनते हैं नहीं, कुछ अगर एक आध बनते हैं तो अगले दिन हम उसे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स का, जिसका नाम है आयकर सिंधु, इसका उद्घाटन किया अभी कहाँ पर किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में। तो मुंबई के नरीमन पॉइंट में आयकर विभाग की ये 13 मंजिला नई इमारत का उद्घाटन किया अभी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, और इस इमारत को नाम दिया था आयकर सिंधु। ये आपको ध्यान रखना है। आपको पता भी आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे हमने कब मनाया था? 24 जुलाई को मनाया था। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की? तो सही उत्तर हो जाएगा नंदन नीलेकणी। नंदन नीलेकणी जो कि इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं, को फाउंडर है, उन्हीं को अभी पीएम मोदी ने परीक्षा प्रणाली को ज़्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनाया है, उसका अध्यक्ष इन्हीं को बनाया है। इस टास्क फोर्स में कुछ और सदस्य भी होंगे, जैसे कि एस सोमनाथ जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, तपन डेका जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर रह चुके हैं, बाकी ये सब। अभी वैसे आपको पता है शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार किसे दे दिया गया है? प्रहलाद जोशी को दे दिया गया है, यह भी याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं ग्लोबल फाइनेंस ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक का खिताब से अभी किसे सम्मानित किया? तो सही उत्तर होगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिंपल से याद रखेंगे एक लाइन में, एसबीआई को अभी ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने 2025 के वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक का पुरस्कार दिया है। ये जो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है, ये न्यूयॉर्क अमेरिका की है। और एसबीआई के बारे में इतनी सी बातें याद रखो। स्टैटिक स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 में, मुख्यालय मुंबई में है, चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, और टैगलाइन होती है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। और चल्ला श्रीनिवासुलु जी से याद रखना, भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस देश की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट होनोरिस कॉसा से सम्मानित किया? तो ये यूनिवर्सिटी है रोमानिया की। ठीक है, तो याद रखना रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में, रोमानिया की कैपिटल होती है बुखारेस्ट, वहीं पे अभी भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनको डॉक्टर होनोरिस कॉसा यानी कि मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। और ये सबसे अच्छा प्रश्न है कि अभी उत्तर प्रदेश के सारनाथ को भारत का अभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया। कौन से नंबर का बन गया है भारत का? तो आंसर होगा 45वें नंबर का, 45वां। तो उत्तर प्रदेश का सारनाथ यह भी आधिकारिक तौर पर भारत का 45वां और उत्तर प्रदेश का चौथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। कहाँ पर अभी ये घोषित किया गया, कहाँ पर घोषणा हुई? अभी दक्षिण कोरिया के बुसान में जो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 48वां सेशन चल रहा था, वहीं पे इसकी घोषणा की गई। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो भारत दुनिया में छठे और एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है, जहाँ जिस देश में सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर स्थल है। तो सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी, यूपी में। सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? तो एक तो आपको पता है गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना जो पहला उपदेश दिया था, यहीं पर दिया था, सारनाथ में ही। और इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहीं से बौद्ध संघ की शुरुआत होती है और सारनाथ बौद्ध धर्म के 4 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। और सारनाथ में ही खुदाई के दौरान सम्राट अशोक का सिंह स्तंभ मिला था, जो कि अभी भारत का राष्ट्र प्रतीक है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि अब भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बन चुका है? उत्तर प्रदेश का सारनाथ में जो बौद्ध स्थल है वो। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। यूनेस्को देख लें एक बार, स्टैटिक देख लो इसके। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। डायरेक्टर जनरल हैं खालिद अल नैनी जो इजिप्ट से हैं। और वैसे यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? विशाल बी शर्मा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व मैंग्रोव दिवस ये कब मनाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 26 जुलाई को। तो हर साल 26 जुलाई को वर्ल्ड मैंग्रोव डे के रूप में मनाते हैं। मैंग्रोव ये पेड़ों और झाड़ियों का एक विशिष्ट समूह है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के तटीय खारे पानी में उगते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन है। वैसे 26 जुलाई को ही कारगिल विजय दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं।
ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखना। 26 जुलाई को वर्ल्ड मैंग्रोव डे और कारगिल विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, फील्ड्स मेडल 2026 पुरस्कार को जीतने वाली इतिहास की तीसरी महिला अभी कौन बन गई हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा होंग वोंग। तो फील्ड मेडल अभी एक्चुअली में 2026 का ये जो फील्ड मेडल पुरस्कार है 4 युवा गणितज्ञों को दिया गया है और उनमें एक महिला है जिनका नाम है होंग वोंग। इनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 90 साल के इतिहास में, मतलब 90 साल हो गए इस पुरस्कार को शुरू हुए और अभी तक ये पुरस्कार केवल 3 महिलाओं को ही मिला है और अभी तीसरी महिला यही बनी है, होंग वोंग। ये चाइना की महिला है। और फील्ड मेडल की बात करें, गणित का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है, हर 4 साल में एक बार दिया जाता है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 40 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञों को ये दिया जाता है, ये भी वर्ष याद रखना। कौन देता है? अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ, इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन इस पुरस्कार को देता है। और होंग वोंग की बात करें, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में अभी ये गणित की प्रोफेसर हैं, वैसे चीन से बिलोंग करती हैं। चारों के नाम यहाँ पे मैंने लिख दिए। यू डेंग ये भी चीन के हैं, होंग वोंग जो महिला है चीन की है, जॉन पार्डन जो अमेरिका के हैं, जैकब ये कनाडा के हैं। ठीक है, तो ये फील्ड मेडल पुरस्कार के बारे में हमने बात कर ली, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का महिला खिताब जीतने वाली अभी पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो आंसर होगा अनाहत सिंह। तो विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप की हम लोग बात कर रहे हैं, अभी 20 से लेकर 25 जुलाई तक हुआ था। कहाँ पर? कनाडा में। और इसमें वुमेन सिंगल टाइटल, महिला एकल का खिताब अनाहत सिंह ने जीता है और इस तरह से ये खिताब जीतने वाली वो पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फाइनल में इन्होंने मिस्र यानी कि इजिप्ट की जो स्क्वैश प्लेयर है रुकैया सलेम, उनको हराया है। ठीक है, तो विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप की यहाँ पे हमने बात करी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी दूसरा भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026 कहाँ पर हुआ? तो ये भी अच्छा प्रश्न है। तो ये हुआ नई दिल्ली में। भारत ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2026 दूसरा संस्करण था अभी ये, जो 23 जुलाई को हुआ। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया फिक्की ने। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इस शिखर सम्मेलन, इस समिट का विषय थीम क्या था? भारत को वैश्विक हाइड्रोजन हब बनाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूँ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब शुरू हुआ था, ये ज़रूर ध्यान रखना। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये शुरू हुआ था 4 जनवरी 2023 को, जबकि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत पूछेंगे तो 15 अगस्त 2021 है। ये 2 पॉइंट और ज़रूर से ध्यान रखना, अभी अगला देखेंगे। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व IVF दिवस 2026 ये कब मनाया गया? IVF डे। तो हर साल 25 जुलाई को मनाते हैं विश्व IVF दिवस के रूप में। और 25 जुलाई को क्यों? क्योंकि 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जिसका नाम है लुइस ब्राउन, उसका जन्म हुआ था, इसीलिए 25 जुलाई को ये दिवस हम मनाते हैं। IVF मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और याद रखना इसी दिन को विश्व एम्ब्रियोलॉजिस्ट यानी कि भ्रूण विज्ञानी दिवस के रूप में भी हम जानते हैं। IVF तकनीक में होता क्या है? ये एक ऐसी चिकित्सा तकनीक है जिसमें महिला के अंडाणु यानी कि एग और पुरुषों के शुक्राणु यानी कि स्पर्म को शरीर से बाहर निकालकर एक लैब में मिलाकर के उनसे भ्रूण तैयार किया जाता है और उसके बाद उस भ्रूण को महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है ताकि गर्भधारण हो सके। और ये तकनीक उन पेरेंट्स के या उन पेयर्स के लिए हेल्पफुल है जो नेचुरली माता पिता नहीं बन पाते। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में भारत ने किस देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में अभी इन्वाइट किया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो इस साल आपको बताइए ब्रिक्स समिट को भारत होस्ट कर रहा है, 18वां संस्करण है। और ब्रिक्स समिट ये नई दिल्ली में होगी कब? 17 से लेकर 19 सितंबर तक इसका आयोजन होगा। और इस सम्मेलन के लिए भारत ने बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, उनको विशेष अतिथि स्पेशल गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया है। वैसे मैं आपको बता दूं बांग्लादेश अभी ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, लेकिन वो इसका सदस्य बनना चाहता है। ठीक है, तो ब्रिक्स इस बार हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 बातें याद रख लेना, एक तो ये तो आपको पता ही चल गया ब्रिक्स को हम होस्ट कर रहे हैं, 18वां संस्करण है और चौथी बार भारत होस्ट कर रहा है। इसमें भारत के शेरपा किसे बनाया गया? सुधाकर दलेला को। और थीम याद रखना लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है ना, अभी देखते हैं अगला प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी RBI ने किस मूल्य वर्ग के पॉलीमर नोटों के परीक्षण की मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा 10 रुपये और 20 रुपये। तो अभी RBI ने सरकार को 10 रुपये और 20 रुपये के पॉलीमर नोटों के परीक्षण करने की यानी कि फील्ड ट्रायल करने की अनुमति दे दी है। इसका मतलब ये है कि
अभी ये नोट केवल जांच के लिए जारी होंगे। पॉलीमर नोट क्या होते हैं? अभी जो नोट आते हैं वो कागज़ के बने हुए होते हैं, तो उनमें कई तरह की समस्या होती है, जैसे नोट काफ़ी पुराना हो जाता, फट जाता है, गल जाता है, ख़राब हो जाते हैं, लंबे समय तक चल नहीं पाते, तो फिर नए नोट बनाने पड़ते हैं, तो खर्च आता है, उसका भी तो खर्चा है। लेकिन अब ये जो पॉलीमर नोट होंगे ना, ये कागज़ के नहीं बनेंगे, बल्कि विशेष प्रकार की प्लास्टिक जैसे मजबूत पदार्थ से बनेंगे, जो दिखने में तो सामान्य नोटों की तरह ही दिखेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा टिकाऊ होंगे, सस्टेनेबल होंगे। तो नोटों की उम्र बढ़ेगी, लंबे समय तक ये चल पाएंगे बिना फटे, बिना गले, और ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। मतलब इसमें नकली नोट को रोकने के लिए बेहतर सुरक्षा फीचर लगाए जा सकेंगे। तो ये आप ध्यान रखना। कितने मूल्य वर्ग के पॉलीमर नोटों का परीक्षण किया जाएगा? 10 रुपये और 20 रुपये। एक प्रश्न ये भी बनता है कि दुनिया में पॉलीमर नोट का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो ऑस्ट्रेलिया बना था 1988 में। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी किस देश के वैज्ञानिक ने अभी बैक्टीरिया आधारित सेल्फ हीलिंग कंक्रीट डेवलप की है? तो आंसर होगा नीदरलैंड के हैं। तो बैक्टीरिया वाला सेल्फ हीलिंग बायो कॉन्क्रीट है ये, मतलब ये एक ऐसा स्मार्ट कॉन्क्रीट है जो छोटी दरारों को खुद ही ठीक कर लेगा, खुद ही भर देगा। तो ये कैसे काम करता है? जब आप कंक्रीट तैयार करते हो, मसाला तैयार करते हो, जो घर पे हम सीमेंट रेती का मसाला बनाते हैं ना, तो उसे मसाला बोलते हैं आम भाषा में, लोकल लैंग्वेज में। तो उस समय इसमें बैसिलस बैक्टीरिया के बीजाणु और उनका खाना क्या है, कैल्शियम लैक्टेट, उसको मिला देते हैं और फिर आपका कंक्रीट मान लो तैयार हो जाता है। और इसकी खास बात क्या है, जब तक उन बैक्टीरिया को पानी नहीं मिलता, पानी के टच में नहीं आते, वो डॉर्मेट अवस्था यानी कि सोई हुई अवस्था में रहते हैं और ये कंक्रीट के अंदर लगभग 200 साल तक जिंदा रह सकते हैं। अब समय के साथ मान लो उस कंक्रीट में दरार पड़ गई, दरार के कारण जो पानी है, जो नमी है, अंदर तक पहुंच गया और पानी मिलते ही ये बैक्टीरिया जाग जाएगा, सक्रिय एक्टिव हो जाएगा और ये दरार भरना शुरू कर देगा। कैसे भरेगा? जब ये एक्टिव हो जाएगा, जाग जाएगा, तो इसको भूख लगेगी, भोजन में हमने साथ में मसाले के साथ मिला दिया था कैल्शियम लैक्टेट, ये उसको खाएगा और आउटपुट में निकालेगा कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर। धीरे धीरे वो चूना पत्थर इकट्ठा होते होते उस दरार में भर जाएगा और इस तरह से आपकी दरार भर जाएगी। ठीक है, तो ये तकनीक बड़े काम की है, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट इसको बोला गया। और इसको किसने विकसित किया, किसने तैयार किया? नीदरलैंड के एक व्यक्ति हैं, साइंटिस्ट हैं, हेनरिक जॉनकर्स इनका नाम है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत ने यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अच्छा देखो, प्रश्न को थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पुरुष टीम की, तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा गोल्ड। ठीक है, पुरुष टीम की हम बात कर रहे हैं। तो कौन सी चैंपियनशिप है भैया? यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप 2026। इसका आयोजन अभी जुलाई में हुआ था। कहाँ पे? ओमान के कैपिटल मस्कट में, और इसका ये पहला संस्करण था। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो पुरुष वर्ग मेन कैटेगरी में बात करेंगे तो भारत इसमें विजेता रहा। यहाँ पे भारत ने पाकिस्तान को हराया है। भारतीय कप्तान कौन थे? केतन कुशवाहा। महिला वर्ग में बात करोगे तो भारत उपविजेता रहा, मतलब जीता इसको चीन ने, भारत को हरा करके। ठीक है, तो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों बता दिया। 5S का मतलब क्या हो गया, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो। 5S देखो, हॉकी का जो नॉर्मल गेम होता है ना, उसमें 11-11 खिलाड़ी दोनों टीमों में होते हैं, एक टीम में 11, दूसरी टीम में 11। लेकिन 5S जो ये चैंपियनशिप है, आप कह सकते हो हॉकी का एक छोटा और तेज रूप होता है, ये छोटा संस्करण कह दो। जैसे क्रिकेट में नहीं होता क्या T20, वो ओवर के रेस्पेक्ट में छोटा होता है, खिलाड़ी तो उसमें वही होते हैं, ओवर जैसे कम हो जाते हैं, 20 ओवर हो जाते हैं। लेकिन 5S में यहाँ पे खिलाड़ी कम हो जाते हैं। नॉर्मल तो 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन 5S में केवल 5-5 खिलाड़ी होते हैं। तो ये इसका मतलब है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस, इंटरनेशनल जुडिशियल वेलफेयर डे, ये हमने कब मनाया? तो आंसर हो जाएगा 25 जुलाई को। तो 25 जुलाई को ये इंटरनेशनल जुडिशियल वेलफेयर डे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को पहली बार हमने 2025 में, यानी कि पिछले साल ही मनाना है, शुरू किया है। तो इस बार हम दूसरी बार मना रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना। वैसे 27 जुलाई को CRPF दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। ठीक है, ये दोनों दिवस आप ध्यान रखना। और वैसे CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन है अभी? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि कक्षा 1 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। तो याद रखेंगे, पंजाब ये भारत का पहला राज्य बन गया जिसने कक्षा 1 से 12 तक AI को मुख्य विषय के रूप में शामिल किया है। और किस योजना के तहत? तो उस योजना का नाम है sarbat.ai। ठीक है, यही आपको पॉइंट याद रखना है, यही लाइन आपको याद रखनी है कि
क्लास 1 से लेके 12 तक में AI को विषय के रूप में शामिल करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो पंजाब बना है। योजना का नाम सरबत.ai है। ठीक है, याद रहेगा। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने भारत का पहला बैंक लेड क्वांटम फाइनेंस हब शुरू करने के लिए भी किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो पंजाब नेशनल बैंक ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर अमरावती में क्वांटम फाइनेंस इनोवेशन हब स्थापित करने का फैसला किया है। और हम कह सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक ये भारत का पहला बैंक बन गया जिसने बैंकिंग के लिए क्वांटम फाइनेंस इनोवेशन हब बनाने के लिए किसी राज्य के साथ इस तरह का समझौता किया। उद्देश्य क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग, AI और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके बैंकिंग सेवाओं को बेहतर बनाना। देखो, पंजाब नेशनल बैंक की यहाँ बात हो रही है तो स्थापना इसकी होती है 1894 में। याद रखना है, पहला हमारा स्वदेशी बैंक है। मुख्यालय नई दिल्ली, MD CEO वर्तमान में है अशोक चंद्रा। टैगलाइन होती है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में चर्चा में रहे सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 संबंधी प्रमुख संशोधन कौन सा है? तो 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। तो अभी सरकार ने लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को पेश किया, जो कि पारित कर दिया गया। और ये विधेयक क्यों लाया गया था? मुख्य उद्देश्य था पेपर लीक, नकल, परीक्षा में धोखाधड़ी और संगठित परीक्षा अपराधों पर सख्ती से रोक लगाना। जिसमें कुछ पॉइंट्स क्या थे मैं आपको बताऊं। सजा की अगर बात करते हैं तो पेपर लीक या संगठित परीक्षा अपराध करने पर 10 साल तक की जेल होगी, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। उसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, विशेष अदालतें बनाई जाएंगी ताकि जो सुनवाई है वो तेज हो सके और फैसला जल्दी आ सके। और FIR दर्ज होने के बाद 2 महीने के अंदर पुलिस को जांच पूरी करनी होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के अंदर मुकदमे का फैसला करना होगा। और स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी अगर ज़रूरत पड़ती है तो, ताकि घोटालों की, परीक्षा घोटालों की जांच हो सके अच्छे से। आपको याद है अभी शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव कौन बने? नरेश पाल गंगवार बने थे। और प्रहलाद जोशी के पास अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया अभी शिक्षा मंत्रालय का, याद ही सही आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी चर्चा में रही भव्य रसायन योजना के लिए कुल वित्तीय आवंटन कितना है? 3030 करोड़ रुपए। तो याद रखना भी केंद्र सरकार ने देश में 3 बड़े रासायनिक यानी कि केमिकल पार्क बनाने के लिए भव्य रसायन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी। इसके लिए कुल बजट कितना रखा है? 3030 करोड़ रुपए रखा है। और योजना की अवधि 5 सालों की रहेगी, 2026-27 से 3031 तक। तो 3 पार्क बनेंगे, इसका मतलब केंद्र सरकार हर पार्क के लिए अधिकतम 1000 करोड़ रुपए देगी। और जिस राज्य में बनेंगे तो वहाँ की राज्य सरकार कम से कम 500 करोड़ रुपए का योगदान देगी। ठीक है, तो ये है भव्य रसायन योजना। योजना का नाम याद रखना, किस लिए है वो ध्यान रखना, बाकी ये थोड़े से डेटा ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2026 में आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा अभिनेता पंकज त्रिपाठी को। तो याद रखेंगे पंकज त्रिपाठी को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए, शानदार अभिनय के लिए दिया जा रहा है उनको ये सम्मान। इनके अलावा अभिनेत्री हैं रेखा, उनको एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड यहाँ पे दिया जाएगा। ये जो मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन अगस्त महीने में होगा। कहाँ पे? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि देश का प्रमुख समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए अभी शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 अभी इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा गुजरात ने। ठीक है, तो याद रखना गुजरात सरकार ने गुजरात जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत नीति 2026 को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है राज्य को भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत केंद्र बनाना। और साथ में मैं आपको बता दूं कि गुजरात के पोरबंदर जिले के कुच्छड़ी में लगभग 23,700 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा ग्रीनफील्ड जहाज निर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 जुलाई को। इंग्लिश में बोलोगे तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। उद्देश्य है लोगों को प्रकृति, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए जागरूक करना। हमें तो सिंपल याद रखना है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब होता है? 28 जुलाई को होता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना को भी किसने शुरू किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो क्या है ये योजना? तो इन्होंने कहा कि हर साल कुछ समय के लिए मछली पकड़ने पर रोक लगाई जाती है। क्यों?
ताकि मछलियाँ प्रजनन कर सके, तभी तो उनकी संख्या मेंटेन रहेगी। तो उस दौरान मछुआरे मछली नहीं पकड़ते तो उनकी कमाई रुक जाती है, तो उनका काम ही मछली पकड़ना है। मछली नहीं पकड़ेंगे तो कमाई कैसे करेंगे? तो इसी नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने ये योजना शुरू की है, जिसमें हर मछुआरे को जो आर्थिक सहायता दी जाएगी वो होगी 3,500 रुपये, 3,500 रुपये प्रति वर्ष, वो उनके खाते में डाल दिया जाएगा। ये है मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना, हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है, ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन 2026 कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर शुरू हुई? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान, जयपुर में। कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 की हम बात कर रहे हैं। ये है क्या? ये एक आप कहोगे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, और इसमें जो राष्ट्रमंडल देश, कॉमनवेल्थ नेशंस के जो सदस्य देश हैं, उनके न्यायाधीश, वकील और कानून विशेषज्ञ यहाँ पे आते हैं, मिलकर चर्चा करते हैं। किस तरह की चर्चा? कि झगड़ों और कानूनी विवादों को बिना लंबे अदालत की प्रक्रिया के बातचीत के कैसे जल्दी सुलझाया जा सके। अभी इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत में हुआ था, राजस्थान, जयपुर में। थीम क्या थी? पीस मेडिएशन एंड द रूल ऑफ लॉ, शांति मध्यस्थता और विधि का शासन, जिसको उद्घाटन किया है सम्मेलन का हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं 53rd नंबर के, कौन? सूर्यकांत जी। और कॉमनवेल्थ की बात करें, राष्ट्रमंडल में सदस्य देश 56 है, 56, और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? शर्ली बॉचवे हैं, और ये बिलोंग करती हैं घाना देश से। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दानवीर नाम से पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय ने। तो अभी पंचायती राज मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। और इस मंत्रालय ने अभी दानवीर नाम से एक नई पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य है देश की ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाना। तो अभी कई ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर और डिजिटल सुविधाओं की कमी है। तो अब अगर कोई व्यक्ति, संस्था या कोई कंपनी अपने गांव की पंचायत की मदद करना चाहता है, तो वो कंप्यूटर या कोई भी डिजिटल उपकरण यहाँ पे दान कर सकता है। ठीक है, यही है दानवीर योजना। और कैसे दान करोगे? तो इसके लिए आपको मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करना होगा, और इस एप्लीकेशन के जरिए जो भी दान करता है, जो भी डोनर है, वो सरकार के द्वारा पहले से अप्रूव्ड कंप्यूटर बंडल चुन सकेंगे, और ये कंप्यूटर सीधे ज़रूरतमंद ग्राम पंचायतों तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, मुझे आप बताओगे पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, बताओ। हम अगला देखते हैं। फिर अगला देखो, अगला प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि जस्टिन ग्रीव्स टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट मेडन ओवर फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए। कहाँ से हैं? तो आंसर होगा वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के बीच अभी पहला टेस्ट मैच खेला गया था त्रिनिदाद में, और वहीं पे वेस्ट इंडीज़ के ये जो तेज गेंदबाज हैं जस्टिन ग्रीव्स, इन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो कि टेस्ट क्रिकेट के 150 साल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मतलब उन्होंने, जस्टिन ग्रीव्स जिनका नाम है, उन्होंने लगातार 5 ओवर फेंके और इन 5 ओवरों में एक भी रन नहीं दिया, इसलिए कहा गया 5 मेडन ओवर। इसके अलावा खास बात ये रही कि हर ओवर में 1 विकेट उन्होंने लिया, यानी कि लगातार 5 मेडन ओवर और 5 विकेट। और इसीलिए हमने कहा कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया जो आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं बनाया। तो हमने कहा जस्टिन ग्रीव्स जो वेस्ट इंडीज़ के हैं, उन्होंने 5 लगातार विकेट मेडन ओवर डाल करके ये रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वॉल्कर तुर्क को। तो अच्छा प्रश्न है, अपॉइंटमेंट वाला। वॉल्कर तुर्क ये ऑस्ट्रिया के हैं, और अभी संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में, यानी कि हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के रूप में इनको फिर से नियुक्त किया गया है। मतलब सबसे पहले 2022 में, अक्टूबर 2022 में उन्होंने ये पद संभाला था, और अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक बार फिर से उनको इसी पद के लिए चुन लिया है। तो उनका कार्यकाल अब 2030 तक रहेगा। देखो, ये जो पद है ना, इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में, और तब से लेके अभी तक हम कह सकते हैं वॉल्कर तुर्क पहले ऐसे मानवाधिकार प्रमुख बन गए जिन्हें लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुना गया है। कौन सा पद है ये? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। तो हमने कहा स्थापना इसकी हुई थी 20 दिसंबर 1993 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ही वियना घोषणा के बाद इस पद की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये यूनाइटेड नेशन का एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसका काम है दुनिया भर के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, तो याद रखना, अभी संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं? वॉल्कर तुर्क बने हैं।
ये नाम इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये कब मनाया गया? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जो कि मनाया जाता है हर साल 28 जुलाई को। ये जो दिन है ना, डॉक्टर बारुच ब्लूमबर्ग की एनिवर्सरी की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की खोज की थी, और उनको 1976 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। WHO ने 2010 में ऑफिशियली इस दिन को शुरू किया मनाना। थीम क्या है इस बार की? हेपेटाइटिस, लेट्स ब्रेक इट डाउन। हेपेटाइटिस, आइए इसे विस्तार से समझें। ठीक है, तो ध्यान रखना वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब? 28 जुलाई को। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अच्छा प्रश्न मार्क करना है इसको। सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। तो भारत सरकार ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र, इंग्लिश में बोलोगे तो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, ये बनाएगी। उद्देश्य क्या होगा कि भारत में ही टेलीकॉम से जुड़े जो भी उपकरण हैं, डिवाइसेज हैं, उनको बनाना, ताकि दूसरे देशों से हमें उन्हें इंपोर्ट कम करना पड़े, भारत आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, तो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, ये जो दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र है, क्या है? हमने कहा एक विशेष औद्योगिक क्षेत्र होगा जहाँ पे केवल टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े ही उत्पाद बनाए जाएंगे। और इसके लिए अगर बात करें सरकार कितना पैसा लगाएगी, तो केंद्र सरकार पहले चरण में उसने कहा कि हम 493 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, और राज्य जो सरकार होगी, मध्य प्रदेश सरकार, वो भूमि उपलब्ध कराएगी। मतलब कुल संभावित जो निवेश होगा टोटल, वो 12,000 से लेकर 15,000 करोड़ रुपए तक होगा इसके लिए। तो हमें क्या याद रखना है कि देश का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र कहाँ पर बनेगा? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनेगा। ये आपका एक लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की मदद देने के लिए भी लक्ष्मी योजना को किसने मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा दिल्ली सरकार ने। तो दिल्ली सरकार ये फिर से शुरू कर रही, फिर से मतलब आई बताऊंगा। तो इतना सा पहले तो याद रखो, लक्ष्मी योजना ये अभी मंजूरी दे दी है दिल्ली सरकार ने। महिलाओं को हर महीने इसमें 2,500 रुपये दिए जाएंगे। उन महिलाओं की उम्र पहले तो वो दिल्ली की होनी चाहिए, उसके अलावा उनकी उम्र 21 से लेकर 60 वर्ष की होनी चाहिए। उनके परिवार की जो सालाना आय है, इनकम है, वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और इस योजना के लिए अभी बजट में कितना रुपया रखा गया है? 5,110 करोड़ रुपए। अच्छा, मेरे को क्या बताना था कि यहाँ पे पहले आप सरकार थी, तो वो चलाती थी महिला समृद्धि योजना। तो बीजेपी सरकार आती, अभी उन्होंने उस योजना का नाम बदल के दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है। तो दो बातें याद रखना, दिल्ली लक्ष्मी योजना या लक्ष्मी योजना आपसे पूछेगा तो दिल्ली आंसर होगा। महिलाओं को कितने रुपए हर महीने? 2,500 रुपये। उनकी उम्र 21 से लेकर 60 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान कहाँ पर शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो अभी बीजेपी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान को शुरू किया है, और ये अभियान 20 फरवरी 2027 तक चलेगा। यह अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। अच्छा, संत गुरु रविदास महाराज जी की बात करते हैं तो ये उत्तर भारत के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म हुआ था वाराणसी, यूपी में। इसीलिए इस अभियान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। वाराणसी से, जो उनका जन्म स्थान है, वहाँ से पवित्र मिट्टी लाई जाएगी और उसे पहले भोपाल में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये है समरसता संकल्प अभियान। कहाँ पर शुरू किया गया, यही प्रश्न था हमारा। आंसर होगा मध्य प्रदेश में। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी विश्व बाघ दिवस, टाइगर डे हमने कब मनाया? तो आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को। तो हर साल 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे के रूप में मनाते हैं। और हमारे वैसे टाइगर रिजर्व अगर कितने हैं पूछोगे तो आप 58 हैं। सबसे लेटेस्ट है माधव टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में है। सबसे पहला भी याद रखना जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में है। और इससे पहले जो 57 नंबर का बना था ना, सेकंड लास्ट, रातापानी टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश का है, वहाँ से भी एक पॉइंट ध्यान में ज़रूर रखना, क्योंकि इसका नाम बदलकर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पे रखा जाएगा। ये घोषणा हो चुकी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइगर आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, 75। और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, ये याद रखना, डेट, ईयर याद रखना, 1973 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में किस पड़ोसी देश में भारत की पहली कमर्शियल मालगाड़ी पहुंची है? तो सही उत्तर हो जाएगा नेपाल में। तो भारत से पहली बार एक सीधी वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल कंटेनर मालगाड़ी ये नेपाल पहुंची है, और ये भारत और नेपाल के बीच व्यापार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो अभी 40 वैगनों वाली एक मालगाड़ी
कैनोला की खेप लेकर कोलकाता बंदरगाह से सीधे नेपाल के विराटनगर पहुंची है। आप पूछोगे अभी तक क्या होता था, फिर सामान कैसे आता जाता था? पहले बॉर्डर सीमा पर जो मालगाड़ी उसको रोकते थे, उससे सारा सामान निकालते थे और नेपाल की तरफ जो दूसरी मालगाड़ी होती थी उस पर चढ़ा दिया जाता था। तो मतलब 2 ट्रेन चेंज करनी पड़ती थी, लेकिन अब बिना माल उतारे वही ट्रेन सीधी नेपाल तक जाएगी। इससे समय बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। माल उतारते हैं चढ़ते हैं तो आधा सामान टूट फूट जाता है, ख़राब हो जाता है, नुकसान कम होगा। ठीक है, तो भारत से पहली बार एक सीधी कमर्शियल कंटेनर मालगाड़ी नेपाल पहुंची है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो आंसर होगा शर्मिला धनखड़ ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे इसको, शर्मिला धनखड़। अभी जो स्कॉटलैंड ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, वहाँ पे महिलाओं की शॉट पुट इवेंट में उन्होंने 9.81 मीटर थ्रो करके गोल्ड जीता है। और ये वैसे तो कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारा दूसरा गोल्ड है जो ये लेकर के आई हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में पैरा एथलेटिक्स में ये भारत का पहला गोल्ड है। ठीक है, तो प्रश्न इसीलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। वैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी जो चल रहे हैं उसमें तीसरा गोल्ड भी हमारे पास आया था, वो लेकर के आए थे दिलीप महादेव। पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में ये तीसरा गोल्ड लेकर के आए यहाँ पे। आप कहोगे दूसरा गोल्ड इस बार ये लेकर के आ गई, तीसरा ये लेकर के आ गई, मतलब ये लेकर के आ गए। पहला गोल्ड कौन लाया था अभी? तो अभी कॉमनवेल्थ गेम 2026 में जो पहला गोल्ड आया था वो मीराबाई चानू लेकर के आई थी वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर पूछ ले कि पहला मेडल कौन लेकर के आया था, मैं गोल्ड सिल्वर ब्रोंज की बात नहीं कर रहा हूँ, पहला मेडल, तो फिर आंसर हो जाएगा झंडू कुमार। ब्रोंज मेडल लेकर के आए थे पैरा पावर लिफ्टिंग में ये। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखनी है। बाकी अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं आपको मोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है। 23वां संस्करण है, स्कॉटलैंड में आयोजन हो रहा है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और इसका शुभंकर क्या है? फिनी, जो कि एक यूनिकॉर्न है। स्कॉटलैंड का ये राष्ट्रीय पशु भी है फिनी। और इसके उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक फ्लैग बियरर कौन थे ये भी याद रखना, मीराबाई चानू जो वेटलिफ्टर हैं, और लवलीना बोर्गो हैं जो कि बॉक्सर है। ठीक है, ये बेसिक बातें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है? तो आंसर होगा वेनेजुएला। तो वेनेजुएला ने भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर निकलने का अंतिम फैसला कर लिया है। क्यों छोड़ना चाहता है वो? उसने कहा कि ये निष्पक्ष नहीं है। एक्चुअली में ये अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश है उनको ज़्यादा निशाना बनाता है और अदालत का राजनीतिक इस्तेमाल करके वेनेजुएला पर दबाव अभी बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का स्टैटिक जरूर देख लो। स्थापना होती है इसकी 1998 में। मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है और प्रेसिडेंट कौन है? टोमोको अकाने जो कि जापान से हैं। ठीक है, वेनेजुएला आप जानते ही, फिर भी मैप में दिखा दूं आपको। साउथ अमेरिकी देश है वेनेजुएला। कैपिटल कराकास है, करेंसी वेनेजुएलन बोलीवर। इंटरिम प्रेसिडेंट हैं डेल्सी रॉड्रिग्स। पहले निकोलस मादुरो थे जिनको अमेरिका उठा के ले गया, मतलब डोनाल्ड ट्रंप, और उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था उन्होंने? एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अच्छा, एक और प्रश्न याद रखना क्योंकि इसी साल की बात है, वेनेजुएला में भयंकर भूकंप आया था, तो भारत ने लोगों की मदद करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन अमिस्ताद। ये ज़रूर ध्यान में रखना। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि द्वीप्ति योजना, इसको भी किस राज्य ने शुरू किया? तो सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की ये एक नई योजना है द्वीप्ति योजना, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में रोजगार और व्यवसाय से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना। फुल फॉर्म भी है वैसे इसकी, द्वीप्ति की DW आएगा यहाँ पे, WEEPTI, डिसेंट्रलाइज्ड वुमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्लूजन। तो क्या है इस योजना का उद्देश्य? हमने देखा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। कैसे? तो महिलाओं को सोलर सिस्टम लगाने, उसकी मरम्मत करने, उसका रखरखाव करने का यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। मतलब सोलर का काम महिलाएं संभालेंगी। तो महिलाओं को सोलर उद्यमी, सोलर एंटरप्रेन्योर बना करके रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। तो ये महिलाएं गांव में सोलर पैनल बेचेंगी, सोलर सिस्टम लगाएंगी, मेंटेनेंस, उनका जो भी रखरखाव है वो करने का काम करेंगी, लोगों को सौर ऊर्जा के बारे में जागरूक करेंगी। अच्छा, इस योजना को लागू करने वाला भी पहला जिला भी बन गया, छत्तीसगढ़ का ही है, कबीरधाम। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये द्वीप्ति योजना छत्तीसगढ़ से इसका संबंध है। क्या है इसके अंदर वो सब हमने देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं
कि भारत के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे ने किस क्रिकेट से अभी संन्यास की घोषणा कर दी। मतलब क्रिकेटर तो हैं, किस फॉर्मेट में पूछ रहे हैं एक्चुअली में, ये तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आप कहोगे। तो भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उनकी उम्र 38 वर्ष है। अभी इंटरनेशनल डेब्यू उन्होंने 2011 में किया था। तो सिंपल से याद रखना, अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया, तो अजिंक्य रहाणे आंसर होगा। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में पहले स्थान पे कौन है, पहली रैंक किसको मिली है, तो आंसर होगा एस्टोनिया। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की हम बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 की। तो इसमें दुनिया के देशों को उनके पर्यावरण की स्थिति और उसे सुधारने के लिए कौन सा देश कितने प्रयास कर रहा है, इसी आधार पर उनको रैंकिंग दी जाती है। येल यूनिवर्सिटी इसको मुख्य रूप से जारी करता है। और इस बार इस रैंकिंग में टोटल कितने देश हैं, 177। और इनको रैंकिंग दी गई है टोटल 47 संकेतकों के आधार पर, इंडिकेटर्स के आधार पर। भारत को क्या रैंक मिली है, भारत नीचे से सेकंड लास्ट पे है, ठीक है, 176 पे है। टोटल 177 देश है। सबसे लास्ट में लाओस है। भारत का स्कोर है 22.46 और पहले स्थान पे हमने देख ही लिया कौन सा देश है, एस्टोनिया है। दूसरे पे लग्जमबर्ग है, तीसरे पे यूनाइटेड किंगडम है। अच्छा, बात करें एस्टोनिया की कैपिटल क्या होती है, तो टालिन इसकी कैपिटल होती है, याद रखना। तो इम्पोर्टेंट सूचकांक इंडेक्स है ये, ठीक है। कौन सा इंडेक्स है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। भारत के रैंक है 176, टॉप पर एस्टोनिया है, ये बात ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में सर्वाधिक E0 FIR किस केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज हुआ है, तो आंसर होगा दिल्ली। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं, सरकार ने पिछले साल मई में E0 FIR सिस्टम को शुरू किया था, जिसका उद्देश्य है साइबर वित्तीय धोखाधड़ी, ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार लोगों को जल्दी न्याय दिलाना। मतलब अगर किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन ठगी हो जाती है तो वे 1930 हेल्पलाइन या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर के शिकायत कर सकता है। शिकायत मिलने पर अगर ठगी की राशि उस राज्य के द्वारा जो तय सीमा है उससे ज़्यादा है, जिस राज्य में वो व्यक्ति रहता है जिसके साथ ठगी हुई है, तो फिर उसकी जो शिकायत है वो अपने आप E0 FIR में बदल जाती है। इसका फ़ायदा है कि पीड़ित को तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मान लो उससे पुलिस स्टेशन बहुत दूर हो, तो फटाफट से जैसे उसको पता लगे कि यार मेरे साथ ठगी हो गई, फटाफट से वो 1930 हेल्पलाइन पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज करा दे। बात करें E0 FIR को, जो सामान्य FIR है उसमें कब बदला जाता है, तो शिकायत दर्ज होने के 3 दिनों के भीतर पीड़ित को अपने क्षेत्र के साइबर पुलिस स्टेशन जाकर के शिकायत की पुष्टि करनी होती है। इसके बाद ये E0 FIR को रेगुलर FIR में बदल दिया जाता है। अभी क्या बताया गया, अभी बताया जा रहा है कि इसको 1 साल हो गए जब से लॉन्च हुई थी, तो तब से अब तक पूरे देश में 12,000 से ज़्यादा E0 FIR दर्ज हो चुकी है। मतलब 12,000 से ज़्यादा लोगों के साथ ठगी हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा E0 FIR कहाँ दर्ज हुई है, दिल्ली में। उसके बाद चंडीगढ़, फिर उत्तराखंड वगैरह है, ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 7वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट जहाज को लॉन्च किया गया, इसका नाम बताओ, तो आंसर होगा INS मछलीपट्टनम। तो एक्चुअली में अभी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची ने भारतीय नौसेना के लिए अभी 7वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जिसका नाम है INS मछलीपट्टनम, या इसी को कहा गया BY529, इसका दूसरा नाम है, इसको भी लॉन्च किया है। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझे, ये होता क्या है। अगर हम इसको बोलें कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर मतलब पनडुब्बियों का पता लगाता है और उसे नष्ट करता है। शैलो वाटरक्राफ्ट मतलब ये एक ऐसा छोटा युद्धपोत है जो उथले समुद्र में, यानी कि कम पानी में भी आसानी से चल सकता है। तो ये जहाज तट के पास छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं, ठीक है। ये माहे श्रेणी का है, ठीक है, माहे है ये। माहे श्रेणी में इस तरह के टोटल 8 जहाज बनाए जा रहे हैं। जो पहला जहाज था वो INS माहे था, पिछले साल इसको नौसेना को बनाकर सौंप दिया गया। जो दूसरा था वो INS मालवन था, इसी साल डिलीवर हुआ। और अभी इस श्रेणी का, इस सीरीज का ये 7वां जहाज है INS मछलीपट्टनम, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इतनी बातें आप ध्यान में रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी 2026 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का कौन सा संस्करण आयोजित होगा, तो आंसर होगा 10वां संस्करण। इंडिया मोबाइल कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, इस बार इसका ये 10वां संस्करण होगा, अक्टूबर महीने में होगा। कहाँ पे, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, द्वारका, नई दिल्ली में।
आयोजन इसका कर रहा है दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया मिल करके। थीम क्या है? सीमाओं से परे विस्तार, स्केल विदाउट बाउंड्रीज। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। जो काम की बातें वो ये हैं, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 10वां संस्करण नई दिल्ली में होगा। थीम ध्यान रखना, सीमाओं से परे विस्तार। ठीक है ना, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला समर्पित सैन्य चिकित्सा विभाग कहाँ पर शुरू किया गया, कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ, यूपी में। हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने लखनऊ के कमांड अस्पताल सेंट्रल कमांड में अभी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का अभी उद्घाटन किया। और इस तरह से ये भारत का पहला ऐसा विशेष विभाग होगा जो पूरी तरह से सैन्य चिकित्सा मिलिट्री मेडिसिन पर केंद्रित होगा। इस विभाग को बनाने का या इसका उद्घाटन करने का उद्देश्य क्या है? युद्ध के समय घायल सैनिकों का बेहतर इलाज करना, सैनिकों के स्वास्थ्य और फिटनेस को मजबूत बनाना और युद्ध जैसी कठिन परिस्थितियों के लिए नई चिकित्सा तकनीक विकसित करना, सैन्य चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देना। ठीक है, तो प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है वो इसी लाइन के लिए है, इसी लाइन की वजह से है कि भारत का ये पहला ऐसा विभाग होगा जो कि पूरी तरह से सैन्य चिकित्सा पर केंद्रित होगा। कहाँ पर बनाया गया? लखनऊ में। ठीक है, याद रह जाएगा। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 जुलाई को। तो हर साल 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसको 2014 में मनाया गया था। इस बार की थीम क्या है? ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कीम, घोटाले के जाल में फंसे हुए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, थीम भी याद रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो आंसर होगा कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। तो 16वें नंबर की है ये हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, जिसका आयोजन अभी हो रहा है, चल रहा है ये कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। और इस चैंपियनशिप में अंडर 21 जो खिलाड़ी हैं, मतलब 21 वर्ष से या 21 वर्ष तक की उम्र के जो खिलाड़ी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी प्रश्न यही है, क्योंकि अभी चल रहा है, कोई जीता नहीं कोई हारा नहीं, तो प्रश्न यही बनेगा अभी तो कि कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है? तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। फिर 8 तारीख को हम देखेंगे कि कौन जीतता है कौन हारता है, तब इसे फिर कवर करेंगे। ठीक है, अभी तो इतना ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2026 में बेसल थर्ड अनुरूप 81 परपेचुअल बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक अभी कौन सा बन गया? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई ये 2026 में बेसल 3 नियमों के अनुसार 81 परपेचुअल बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक बन रहा है और इसके जरिए एसबीआई लगभग 5,000 करोड़ रुपए जुटाएगा। बात करें 81 परपेचुअल बॉन्ड क्या है, तो ये एक लंबी अवधि का बॉन्ड है जिसे बैंक अपनी कैपिटल बढ़ाने के लिए जारी करता है। लंबी अवधि का मतलब इसमें कोई निश्चित मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। जैसे होता है ना, कोई बॉन्ड जारी करती है कंपनी 7 साल के लिए, 12 साल के लिए, 13 साल के लिए, तो इसकी कोई निश्चित नहीं है डेट। बैंक के पास 5 साल के बाद वापस वो बॉन्ड खरीदने का विकल्प होता है। अच्छा, बेसल 3 का क्या मतलब हो गया? बेसल 3 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियम है और इनका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बैंक के पास संकट के समय नुकसान सहने योग्य पर्याप्त पूंजी हो। ठीक है, एसबीआई के बारे में आज मैंने बताई दिया आपको। तो साथियों, ये थी आज की हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन आपको कैसा लगा और अच्छा लगा, और आप भी यही चाहते हैं कि हर संडे को ये वीकली क्लास हमारी जारी रहे इसी तरह से। तो आप लोग इस सेशन को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, कम से कम जो लोग वीकली के फेवर में हैं। अब आप खुद से नोटिस कर सकते हो, देखो व्यूज़ आपको दिख जाते हैं। डेली करंट अफेयर्स में जो व्यूज़ आते हैं, जैसे उसमें भी कम ही आते हैं हमारे तो, लेकिन उसकी तुलना में भी यहाँ पे तो बहुत कम आते हैं। तो मतलब जो डेली में देखते हैं उसके 10-12% ही लोग या उसके व्यूज़ कन्वर्ट हो पाते हैं। वीकली वाले में इतने ही लोग लिखते हैं। अब ये 10-12% भी अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या बचेगा? ठीक है, कम से कम आप लोग तो पूरा सपोर्ट करें। इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना बस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे।